नेक्स्ट है मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। जो ये पतली परत है उसको मृदा कहते हैं। ठीक है, इस मृदा परिच्छेदिका जिसमें सबसे निचले स्तर पर जनक चट्टानें होती है, जिससे मृदा का निर्माण होता है। जनक चट्टान इसलिए कहा जाता है, इनसे मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद है अपक्षित चट्टान पदार्थ, जो चट्टानों के टूटने के बाद जो अपक्षयित चट्टानी पदार्थ जो बनते हैं, उसके बाद बालू, गाद, क्ले के साथ उप मृदा, जो क्ले के साथ जो मृदा बनती वो उसका ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, तो ये मृदा है। तो इस प्रकार मृदा का परिच्छेदिका कहते हैं। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई होती है। स्तर रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। जो स्तर का रूप किस प्रकार का होगा, उस प्रकार उपजाऊ होगा, अनुपजाऊ होगा, किस प्रकार का होगा, ये मृदा के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर जो मृदा का जो होता है, उसका निर्माण होता है, उसे कई वर्ष लग जाते हैं बनने में। आगे चलते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों एवं जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। जैसा कि मृदा में कभी कभी आपने देखा हो लाल रंग की मृदा होती है, तो उसमें लाल रंग कहाँ से आता है, मृदा लाल रंग की क्यों होती है, उसके पीछे कारण है क्योंकि उसमें चट्टानों में लोहा तत्व की अधिक मात्रा होती है। लोहा तत्व की अधिक मात्रा होने से उसको जंग जैसा रंग आ जाता है। हवा और वायु के संपर्क में आने के कारण वो जंग के कारण वो मृदा लाल दिखाई देती है। तो खनिज तत्व के कारण जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, उसका रंग उसके आधार पर होता है, निर्माण होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती, जो हमने पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर कई वर्षों से बनते हैं। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। खनिज का सही मिश्रण और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण, दोनों का जो सही मिश्रण है, उससे क्या होता है, मृदा उपजाऊ होती है। ठीक है, जैसे कि अब देखो इस चित्र में मृदा को दर्शाया गया है जनक से, जिससे वो मिट्टी जनक मतलब जिससे उसकी मिट्टी का जन्म हुआ। रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, जैसे मैंने बताया कि लोहा तत्व होने पर उसका रंग किस प्रकार का होगा। खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। तो उसका जनक शेल बुद्ध, रंग, गठन और रासायनिक गुणवत्ता, खनिज, मात्रा, उसका निर्माण उसका निर्धारित करती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। मृदा वो भी उपजाऊ वच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ये भी क्या मृदा निर्माण में निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, कितने काल में बनी मृदा परिच्छेदन की मोटाई को निश्चित करती है। तो ये भी मोटाई मृदा के निर्माण का प्रभावित करने वाले कारक। ये सब क्या, जैविक जनक शेल, इसका ऊंचा गुणवत्ता ढाल की मृदा को निर्माण में, वनस्पति, वानस्पति, सूक्ष्म जीव, ये सब क्या करते हैं, मृदा को बनाने में निर्धारित करते हैं। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शेल या पत्थरों का स्वरूप होता है। जलवायु कारक, जलवायु भी एक कारक होता है जो मृदा के निर्माण का कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारकों स्थलाकृति, जैविक पदार्थ की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, कितना समय लगा, वो भी इसका निर्धारित करती है। अलग अलग स्थानों में ये विभिन्न होती है। ठीक है, इसमें हम क्रियाकलाप में समझेंगे। भारत में जलोढ़ मिट्टी, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए वे किस प्रकार के एक दूसरे से भिन्न है। तो काली मिट्टी ज्वालामुखी से निर्मित है। लाल मिट्टी जिसमें मैंने कहा था लोहा तत्व की मात्रा होने से लिग्नाइट, इस प्रकार मरुस्थली रेतीली मिट्टी से निर्माण होती है।
मृदा निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा निम्नीकरण और मृदा संरक्षण के उपाय, उसको किस तरह से निम्नीकरण से और संरक्षण का उपाय कर सकते हैं। मृदा अपरदन और निश्चिंता मृदा संसाधन के लिए दो प्रमुख खतरे हैं। मृदा अपरदन जैसे कि अपनी जो मिट्टी होती है वो पानी में हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर चली जाती है। वो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संरक्षण के लिए दो प्रमुख कारण है, जिसे हमें बार बार कृषि करने पर क्या उसमें मृदा में क्षीणता आ जाती है ना। तो मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा का संसाधन के दो प्रमुख खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मानव द्वारा अतिदोहन और प्राकृतिक कारणों से बाढ़ भूकंप से कारण निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वन उन्मूलन, पेड़ों की कटाई, अतिचारण चराई करने के कारण, रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा उपयोग करने के कारण, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, वर्षा का अधिक मात्रा से होना जिससे दलदली हो जाती है, भू संकलन के कारण और अधिक बाढ़ पानी भरने के कारण मृदा का क्षरण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं जिनको हम बचा सकते हैं। ठीक है, मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावरण भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रावल से ढक दी जाती है जिससे मृदा का आर्द्रता रुकी रहती है। तो इससे से मल्च बनाकर भी इस मृदा का संरक्षण किया जाता है। वेदिका फॉर्म इस प्रकार से भी करके वेदिका फॉर्म के द्वारा भी मृदा को बचाया जाता है। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई से भी क्या होता है, मृदा का अपरदन को रोका जा सकता है। आगे चलते हैं, वेदिका फॉर्म में जैसे पिक्चर में दर्शाया गया है ना, इस प्रकार से है ना, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल लगाने के लिए उपयुक्त हो सके जाए। इनसे पृष्ठ प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है, जिससे मिट्टी बहके जो जाती है ना ढलानों पर, उसको इसे बनाने से क्या होता है, वो मिट्टी बहके नहीं जाएगी, एक स्तर से दूसरे स्तर पर रुकती जाएगी, है ना, जिसे 2.5 में दर्शाया गया। समोच्च रेखीय जुताई, समोच्च रेखीय जुताई, इस तरह से रेखीय जुताई करने से क्या होता है, एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखी से समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधों का निर्माण करती है। इस तरह से करने से क्या है, अवरोध उत्पन्न करती है और अवरोध होने से क्या होता है, जुताई अच्छी होती है, उसकी उर्वरकता बनी रहती है। आगे चलते हैं, रक्षकीय मेखला है। रक्षकीय मेखला इस प्रकार ये एक कतार में सभी पेड़ को लगाना है। तटीय प्रदेशों समुद्री किनारों पर या शुष्क प्रदेशों में जहाँ पानी की कमी है, वो शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए, पर जब पवनें होती है तेज चलती से क्या कृषि नष्ट हो जाती है, मिट्टी उड़ती है, उसको रोकने के लिए, है ना, मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को, जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है मृदा की, को बचाया जा सके। जिस तरह से इस तरह से कतार से हमें रक्षक मेखला का निर्माण करना चाहिए, जिससे क्या मृदा संरक्षण किया जा सके। आगे चलते हैं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं। समोच्च रोधी की रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाई बनाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे चट्टान बांध, चट्टानों से बांध बना, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। जो मृदा जो बेगे चली जाती है उसको ये रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें कतार में उगाना, बीच बीच में फसलें उगाते रहना, कांतार कतारों में फसलें को लगाना ही ये बीज फसल को लगाना कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम मृदा को संरक्षण कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किमी वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 600 घन किमी वर्ष में एक मानव के लिए जो 3850 जो थी, अब 6000, जस्ट डबल उसका उपयोग मानव उसका उपयोग करने लग गया जल का। ठीक है, आगे नेक्स्ट रहेगा हमारा टॉपिक जल।
जल जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। जल क्या है? एक नवीनीकरणीय संसाधन है, इसका फिर से नवीनीकरण हो सकता है। ठीक है, भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है। ये तो हम जानते ही हैं कि पृथ्वी पर 1/4 भाग तो हमारा पृथ्वी स्थल भाग है भूपृष्ठ, और भूपृष्ठ के 3/4 भाग पर जल है, इसलिए इसे जल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल ग्रह भी या नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। लगभग 3.5 करोड़ अरब वर्ष पहले जीवन का महासागर से प्रारंभ हुआ था, मतलब कि प्रथम जीव महासागरों में ही जन्मा था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागर का जल लवणीय है, मतलब कि खारा है ना। महासागरों का जल कौन सा है? लवणीय है। मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। जो मानव के जो हमारे जो पीने के उपयोग के लिए जो है ये लवणीय जल उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। अलवण जल केवल 2.5%, जो हमारे मानव के लिए उपयोगी जल है अलवणीय जल जो लवणीय नहीं है वो 2.7% ही उपलब्ध है। इसका लगभग 70%, 2.7% का 70% भाग है ना, भाग बर्फ है। अभी जो बर्फ की चादर की हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। मतलब कि 2.7% में से भी 70% भाग बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, शेष 30% जल को हम उपयोग में लेते हैं। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर है, क्योंकि ध्रुव पे हम नहीं जा सकते, वहां से पहुंच से बहुत पार है। केवल 1% जल अलवणीय जल उपलब्ध है। हमारे लिए कितना? 1% जल ही उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। क्या 1% जल ही कितना हमारे जो उपयुक्त उपलब्ध है वो भी 1% जल ही उपयुक्त है हमारे लिए। ठीक है, यह भौम जल, भौम मतलब भूगर्भ में जल है, नदियों में है, ये झीलों में, पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है 1% जल। ठीक है, क्या आप जानते हैं एक टपकता नल, क्या आप जानते हैं टपकता नल वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ कर देता है। एक वर्ष में कितने? 1200 लीटर एक वर्ष में 1200 लीटर पानी एक वर्ष में नष्ट कर देता है, व्यर्थ में बह जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? घर में ऐसा नल हो तो उसको बंद कर देना चाहिए, सही कर देना चाहिए। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाहक की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। वाष्पीकरण होता है, वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद वहाँ नदियों द्वारा, ये प्रक्रिया द्वारा, नदियों के द्वारा महासागरों, वायु और भूमि पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा ये बदलता रहता है। वाष्पीकरण से वायु बनता है, भूमि पे पानी की बरसात के रूप में गिरता है और वो फिर से पुनः कहाँ? महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील रहता है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। वर्षा, वाष्पीकरण होना, वाष्पीकरण से बादल होना, बादल से वर्षा होना, वर्षा के जल जो नदियों द्वारा फिर से समुद्र में जाना, समुद्री जल से वाष्पीकरण होना, इसी प्रक्रिया चलती रहती है, जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वर्ण उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योग, खेती करने में, उद्योगों में तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी उपयोग लेते हैं। तो जल का काम आता है? कृषि में काम आता है, उद्योगों में काम आता है, बांधों के जलाशय के माध्यम से विद्युत का उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोत के सूखने
अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण है। तो जल स्रोतों के जो सूख जाता है, जल प्रदूषण हो जाता है, अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी हो जाती है। तो मुख्य कारण बड़ी जनसंख्या है और भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग है ना। नकदी फसलों की जो व्यापारिक फसल है उनकी बढ़ती हुई मांग के कारण भी क्या होता है, जल की आवश्यकता बढ़ा रहा है। बढ़ता नगरीकरण, बड़े बड़े नगरों बस रहे हैं, उनमें बढ़ते नगरीकरण के कारण भी जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। और बेहतर होता जीवन स्तर के कारण भी जल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? नहीं। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख मतलब कि 1.25 लाख जनसंख्या वाले अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्ण निर्भर है। तो मतलब ये जो पास के जो अमरेली शहर है वो क्या करता है, तालुकों से पानी खरीदने का कार्य करता है। ठीक है, जैसे ये इसमें जिसमें क्रियाकलाप के द्वारा हम समझ सकते हैं। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 1.5 लीटर जल का उपयोग करता है। हम 150 लीटर क्या जल का उपयोग प्रतिदिन हम करते हैं, जिसका 150 लीटर में किस किस के रूप में हम उपयोग करते हैं? पीने के लिए 3 लीटर, खाना बनाने के लिए 4 लीटर, नहाने के लिए 20 लीटर, शौचालय फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, बर्तन धोने 40 लीटर, बर्तन वस्त्र धोने 20 लीटर, बागवानी 23 लीटर और कुल 150 लीटर जल का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, जल उपलब्धता की समस्या। जल उपलब्धता की क्या क्या समस्या है इसके हम समझेंगे। विश्व के कई देशों में जल की कमी है। क्या है, विश्व में सभी देशों में क्या है, जल उपलब्ध नहीं है, कहीं कहीं कमी भी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जल के अभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। यहाँ पे जल की अभाव रहता है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता की परिणाम स्वरूप हो सकता है। यहाँ पे मौसम का अभाव रहता है अथवा वार्षिक वर्षा में कम विविधता। वार्षिक वर्षा में विविधता का अर्थ है कभी अधिक कभी कम वर्षा होता है, अथवा अति उपयोग और अधिक उपयोग के कारण और जल स्रोत के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। इनके कारण अलग अलग हो सकते हैं अभाव के। वर्षा की कमी, दूसरा है अति उपयोग करने के कारण, जल स्रोत के दूषित होने के कारण जल के अभाव हो सकते हैं। ये सारे वजह कारण हो सकते हैं। आगे चलते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण। हम इनको जल संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं, है ना। आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोत पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधनों के संरक्षण के लिए जो पानी के जो क्षीण होता है समाप्त होते हुए घटते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीनीकरण संसाधन है। जल एक क्या है, नवीनीकरणीय संसाधन। इसको हम पुनः प्राप्त कर सकते ताकि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए उपयुक्त अनुपयुक्त बना देते हैं। असंशोधित या आंशिक रूप से संशोधित वाहित मल, जो हमें उसे शुद्ध जो मल है, गंदा पानी है, उसको क्या अलग करके उसे वापिस संशोधित करके उसको वापिस पुनः काम में लिया जा सकता है। कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्ताव जल के प्रमुख दूषक हैं। तो ये क्या जल को दूषित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसमें हमने पढ़ा है। ठीक है, इसमें शामिल नाइट्रेट धातुएं, पीड़कनाशी जल को प्रदूषित करते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल के द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। रासायनिक जो अजैविक निम्नीकरण होने के कारण क्या होता है, जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्त्रोतों को उपयुक्त विधि से शोषित करके जल प्रदूषित नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं।
जल वन्य और अन्य वनस्पति आवरण धरातली प्रवाह को मंद करते हैं। जो धरातली प्रवाह है उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। तो भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जो भूमिगत जल को ये क्या करते हैं, वन्य जीव वनस्पति ये हमारे को भूमि में भूमिगत जल को बढ़ाते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। ठीक है, तो ये जल संग्रहण करना, वर्षा का जो जल है उसको संग्रहण बचा के रखना पृष्ठीय प्रवाह को बचाने की दूसरी विधि है। जो क्या होता है, पृष्ठीय पर जो पृथ्वी का जो पृष्ठीय भाग है उसके प्रवाह को रोककर उसके पानी को जमीन में पहुंचाने का एक बहुत अच्छा साधन है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जो नहरों के द्वारा हम सिंचाई करते हैं तो उनका क्या होता है, कच्ची होती है। उससे क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा रिस जाता है, तो आधा पानी तो बेकार ऐसे ही हो जाता है। इसलिए हमें पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति, जो एक तो रिसाव से और आधा पानी वाष्पीकरण हो जाता है, क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र को स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावित विधि है। देखो जैसे कि आप देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि स्प्रिंकलर के द्वारा क्या की जा रही है, सिंचाई की जा रही है, जिससे क्या पानी का वाष्पीकरण कम हो रहा है, रिसाव भी कम होता है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई का ड्रिप अथवा टपकन विधि का बहुत उपयोग किया जाना। जहाँ वाष्पीकरण अधिक होता है, जहाँ गर्मी अधिक होती है, जल्दी से पानी वाष्प बन जाता है, वहाँ पे क्या करना चाहिए, शुष्क प्रदेशों में सिंचाई का ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधनों को सुरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं, अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादन उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो यहाँ पे वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं, घर की छत का जो पानी है उसको एक जगह पे एकत्रित करना, उसको दूसरे कामों में उपयोग लेना ही जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक बोर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफी है। ठीक है, तो ऐसा हमें करना चाहिए। आगे चलते हैं, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव।